हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो लेक्चर में। आज अपन लोग केमिस्ट्री का एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे अपन जितने ज़्यादा आसान शब्द और आसान डेफिनेशन के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करें वो अपने लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप हमारे साथ ध्यान से जुड़िए और देखिए, आराम से अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर इस चीज़ के। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत वैद्युत रसायन। देखिए बेटा, ये जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इस ब्रांच के अंदर क्या अपन स्टडी करते हैं, ध्यान से एक बार देखते हैं। अपन कहते हैं दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है अपने पास में। कौन कौन सी होती है, आज हम बात करते हैं। पहली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी बात कहते हैं बोलो केमिकल एनर्जी। तो आज थोड़ा सा कुछ मजेदार तरीके से इसको समझते हैं। अपन ने कहा अपने पास में दो टाइप की एनर्जी हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। अब देखते हैं अपन लोग क्या इस ब्रांच के ऊपर स्टडी क्या करते हैं। देखो, अपन कहते हैं कि इस ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन का स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, अपन लोग क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी कहलाती है। अब देखो एक बात सुनना, वो युक्ति, वो साधन, वो एपरेटस, वो डिवाइस जिसे अपन लोग इंटर कन्वर्जन कराते हैं बेटा, इंटर कन्वर्जन कराते हैं, उस डिवाइस को अपन लोग क्या नाम देते हैं, सेल नाम दे देते हैं। अपन कह देते हैं a device which can be capable to interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as cell, is known as cell। तो अपन यहाँ पे कहा कि विद्युत रसायन के अंदर अपन लोग क्या, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन लोग विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परस्पर अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हुए कहलाती है वैद्युत रसायन कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। साथ ही अपन ने कहा कि वो युक्ति, वो डिवाइस जिसके द्वारा अपन लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। चलो ठीक है, बात यहाँ तक क्या है। उसके बाद अपन कहते हैं कि दो काम होते हैं साथ साथ, एक काम होता है, एक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और दूसरा सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए वे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको अपन लोग बोलते हैं, इसको हटा दो ऊपर से, उनको अपन लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको अपन लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल बोल दो, चाहे सीधा रासायनिक सेल बोल दो। ये लो, रासायनिक सेल। चलो ठीक है, इनको अपन लोग क्या बोलेंगे, केमिकल सेल। चलो ये बात हो गई। अपन नाम देखो, यहाँ पे क्या डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई है। देखो पहली बात तो ब्रांच का क्लियर हुआ है, साथ में अपन का दो प्रकार की एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। फिर अपने साथ में कहा कि वो डिवाइस जिनका इंटर कन्वर्जन करती है उसको क्या कहते हैं, सेल। और फिर अपने साथ में कहा सेल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। फिर साथ में दूसरा रासायनिक सेल, रासायनिक सेल क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलो ये बात आपकी क्लियर है। अब देखो सेल को पढ़े उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आती है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, ठीक है। तो अपन उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे और फिर उनको देखते हैं क्या। देखो समझते आओ, इसका हटाते इसका कोई काम नहीं बचा। तो कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले जब कभी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आती है, इलेक्ट्रोड्स। क्या आता है, इलेक्ट्रोड्स। तो वो बात करते क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स। तो अपन लोग बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। देखो एक बात बताइए, जैसे कोई भी रोड है, सपोज करो ये आपके पास लोहे की रोड है, आयरन की रोड है, क्या ये इलेक्ट्रोड है, अभी क्या ये इलेक्ट्रोड है,
क्या अभी ये इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, अब ये इलेक्ट्रोड की तरह वर्क नहीं कर रहा। अपन किसी भी चीज को इलेक्ट्रोड तभी कह पाते हैं, अपन किसी भी चीज को इलेक्ट्रोड तभी कह पाते हैं जब उस पर या तो क्या हो, रिडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो, या उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो। तो अपन कहते हैं, देखो डिफाइन कैसे करेंगे अच्छे तरीके से, सेल का वह भाग, हाँ भाई सेल का वह भाग जिस पर ऑक्सीकरण या अपचयन की विक्रिया संपन्न होती है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं द प्लेस इन द सेल वेयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज इलेक्ट्रोड। तो अपन यहाँ तक की बात करें, उसके बाद अपन कहा इलेक्ट्रोड जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम आता है एनोड, कैथोड। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अच्छा देखो, सुनने के बाद ध्यान से सुनना, अपन कहते हैं एक सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, एक सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, एनोड और कैथोड। हाँ, लेकिन अपन कहते हैं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा देखो अधिकतम इलेक्ट्रोड होंगे 2, लेकिन इन इलेक्ट्रोडों का रोड्स, नंबर ऑफ रोड्स ज्यादा कर सकते हैं। एनोड की 2 छड़े 2 से ज्यादा छड़े ले सकते हैं, कैथोड की भी 2 या 2 से ज्यादा छड़े ले सकते हैं। लेकिन बात कहें कि 2 ही इलेक्ट्रोड होंगे, कौन? एनोड और कैथोड, इनकी 1 से ज्यादा छड़े अपन काम में ले सकते हैं। ठीक, अब बात आती है एनोड। ये एनोड क्या होता है? एनोड अपन किसको बोलेंगे, कौन से को अपन लोग एनोड बोलेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कर लेता हूँ। एनोड की बात करें अपन लोग, तो देखो एक बात सुनना ध्यान से। अब सबसे पहले ये जो जर्नल से जो टर्म्स आती है अपन देते हैं केमिकल सेल की रेफरेंस में। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कहते हैं कि एनोड क्या होता है, तो अपन कहते हैं वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, संपन्न होती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ठीक है, वही बात है तक की। उसके बाद अपन एक दूसरी बात इसके लिए भी कहते हैं कि एनोड जो होता है, एनोड केमिकल सेल में एनोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एक बात तो जो सेल होते हैं उनमें हमेशा इनको कहां पे करते हैं? लेफ्ट साइड में अपन लोग क्या करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एनोड के बेस में आपने 2 बातें करी, 3 बातें करी। सबसे पहली बात, एनोड पर हमेशा क्या ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी बात अपन ने कहा इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तीसरी बात अपन ने क्या कहा, इसको लेफ्ट साइड में अपन लोग प्रदर्शित करेंगे। एक बात ध्यान से ये बात देख ले कि नेगेटिव चार्ज का जो केस है वो केवल कहां पे होता है? केमिकल सेल में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट अपोजिट होता है इसका। उसको याद करने की आपको ट्रिक बताएंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात ये कंप्लीट हो गई। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा कौन सा आता है आपका? दूसरा आता है आपका कैथोड। कैथोड ऊपर ले लेते आ जाओ। नंबर 2 कैथोड। तो अब यहाँ पे वही बात आती है, कैथोड किसको कहते हैं बोलो? तो अपन बोलते हैं कैथोड। कैथोड के लिए अपन कहते हैं कि जहां पे वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसको क्या कह देते हैं बोलो? कैथोड कह देते हैं। तो अपन कह देते हैं रिडक्शन टेक प्लेस। रिडक्शन प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। दूसरी बात अपन कहते हैं अपोजिट करते जाओ इनका, यहाँ पे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। और तीसरी बात अपन कहेंगे कि ये रिप्रेजेंट करते कौन सी? राइट साइड में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एनोड कैथोड की बात हुई। मैक्सिमम अपन का 2 इलेक्ट्रोड हो सकते हैं एक सेल के अंदर, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। बस आप नहीं कह सकते कि एक सेल में इनकी ज्यादा छड़े अधिक लगा सकते हैं, लेकिन वही बात वर्क जैसे ज्यादा छड़े लगाए, एनोड की 2 छड़े लगाए तो दोनों एनोड की तरफ वर्क करेंगे, कैथोड की 2 छड़े लगाए तो दोनों ही किस तरफ वर्क करेंगे? कैथोड की तरफ वर्क करेंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट, अपन कहते हैं क्या एनोड के रूप में धातु है, धातु दोनों को लिया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, दोनों को लिया जा सकता है। धातु के रूप में तो आप कोई भी काम में ले सकते हो, लेकिन धातु किस में? तो कार्बन का होना चाहिए, अब किसका होना चाहिए? ग्रेफाइट का होना चाहिए। ठीक है, ये बात है तक। चलो ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते आ जाओ। अभी इतनी ही बता रहा हूँ जिनसे आपका काम चल जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका थोड़ा सा जो पोर्शन हो कंप्लीट हो जाए। तो दूसरी 2 बातें आपकी क्लियर हुई। उसके बाद अपन कहते हैं अगला आता है कि देखो अगला जो भी है पॉइंट, उसमें अपन कहते हैं एक क्या आता है, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो एक बात सुनना, नाम ही चैप्टर क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री। आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन हो किसके बेस पे देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन के बेस पे। तो अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है? अपन कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोसेस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसका अपन लोग क्या कह देते हैं, उसका अपन लोग क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात आती है, चलो ठीक है इसकी बात कर लेते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या कहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो क्या कहेंगे, एडिशन। तो आ जाओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। चलो ये बात हुई बेसिक सी। अब एक बात करते हैं, देखो अपने दिमाग में एक बात आती है, जब अपन कहीं ना कहीं दो चीजों को लेते हैं, सपोज करो ये लो, आज बात करते हैं, मेरे पास ये दो चौक है, सपोज करो दोनों इलेक्ट्रोड है, ये वाला जिंक का, ये वाला किसका, कॉपर का है। अब दिमाग में बात आएगी, ये जिंक का एनोड बनाया गया, कॉपर का एनोड बनाएगा, कौन एनोड बनाएगा, कौन कैथोड बनाएगा, ये कहीं ना कहीं दिमाग में बात चलती है। तो इसका एक छोटा सा आंसर आपको मिलेगा, ध्यान से देखना है, बिल्कुल आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अपन देखो इस चीज को सोल्व करने के लिए एक दूसरा एक छोटा सा टॉपिक आता है, कौन सा, अपन कहते हैं एक्टिविटी सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी को अपन लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये चीज को पता करने के लिए कौन दो मेटल में से, दो रोड में से कौन एनोड बनाएगा, कौन कैथोड बनाएगा, ठीक है, ये बात है तक की। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले हैं, या फिर कह दो उसी को दूसरा नाम देते हैं क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो और बात करते हैं, नाम लिख देते हैं पहले इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और दूसरा नाम क्या है, एक्टिविटी सीरीज। ठीक बात है ये तक की। देखो एक्टिविटी सीरीज में देखो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। अब एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, अपन कहते हैं विभिन्न तत्वों को, जो भी आपकी एलिमेंट्स है, तो विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचन विभव क्रम में जब अपन अरेंज करते हैं, मानक अपचन विभव के बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं, तो एक श्रेणी अपन को मिलती है, एक सीरीज अपन को मिलती है, उसी को अपन लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो इसका सीक्वेंस याद करने के लिए छोटी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको लिख लेना एक बार आपको। क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यों ठहरी आएगा और पिटेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यों ठहरी आएगा और पिटेगा। चलो आओ देख करते हैं, देख कैसे। केदार, के फोर भाई, केदार हो गया, नाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है। बेटा थोड़ी जगह नीचे कम पड़ रही, तो मैं साथ में इसको यहाँ से कर लूं, इधर से इसको यहाँ से ले लूं। पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पिटेगा, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है सीक्वेंस, ठीक। उसके बाद ये नीचे ये वाला, थोड़ी जगह कम थी तो अपन यहाँ पे ले लिया। अब देखो सुनना ध्यान से, ये जो श्रेणी आई है आपकी, अब देखो इसमें थोड़ा सा देखो चेंज है क्या, एक लिथियम आपको आपके ऊपर लगाना है, और देखो छोटी बुकों में तो ये जो आपका सीक्वेंस है बिल्कुल सही, लेकिन बड़ी बुकों में थोड़ा सा चेंज होता है। इसको तो इधर भेजना पड़ता है और इसको आपको किधर भेजना पड़ता है, इधर। आगे बात, यानी कैल्शियम ऊपर है, सोडियम क्या आपका नीचे, ठीक है। अब देखो सुनना, अपन ने कहा ये जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन विभव का बढ़ता क्रम, यानी कि ऊपर वाले जो है उनका मानक अपचन विभव क्या होगा, कम, और नीचे वाले क्या हो गया, ज्यादा, यानी कि ऊपर वैल्यू नेगेटिव की और नीचे वैल्यू क्या पॉजिटिव की। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, यहाँ पे मानक अपचन विभव का मान कितना हो जाता है, 0.0, हाँ भाई 0.0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट होता है। इसे ऊपर अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि माइनस, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है। और अपन कहेंगे इससे नीचे जाते हैं, जब इधर तक नीचे जाएंगे तो अपन कहेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आई बात, यानी कि ऊपर के सबके मान क्या होंगे, माइनस में बढ़ेंगे, नीचे के मान सबके क्या होंगे, इसके प्लस में बढ़ेंगे। आई बात, चलो ठीक है। जैसे दोनों कंपेयर करें, इन दोनों में से मानक अपचन विभव का मान किसका ज्यादा कम होगा, तो ऊपर वाले का ज्यादा कम होगा, नीचे वाले क्या होगा, नीचे वाले का ज्यादा क्या होगा, नीचे वाले का ज्यादा होगा, ऊपर वाले कम होगा, मानक अपचन विभव कम। तो अपन कहते हैं देखो ऊपर इस सीरीज में ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि सीरीज में कोई एलिमेंट ऐसा है जो ऊपर आ रहा है, तो वो बनाएगा, अपन कहते हैं ऊपर आने पर एनोड फॉर्मिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। एनोड फॉर्मिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और नीचे आते तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। यानी कि ये मैं कहूँ कि जैसे देखो सुनना ध्यान से, ये दो एलिमेंट आपको मैंने दे दिए, एक लोड है मैग्नीशियम की, एक लोड किसकी है, एल्यूमिनियम की है। तो आप कहोगे ऊपर वाला हमेशा क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, और नीचे वाला हमेशा क्या बनाएगा,
कैथोड बनाएगा। आई बात समझ में? चलो वापस से बात करते हैं, इसको सीरीज को आप ध्यान से देखना और मुझे बताना कि कौन एनोड। आपके पास दो रोड है, ये लो एक एरी और दूसरी एरी। अपन कहेंगे, अपन इसको नाम दिया जिंक का और हाँ किसका, जिंक का, और दूसरा अपन इसको नाम दिया कॉपर का। अब मुझे देख करके आप लोग बताओ कि इनमें से जिंक एनोड होगा या कैथोड होगा, कॉपर एनोड होगा, क्या नाम से कैथोड होगा। चलो आओ डिस्कस करते हैं। देखो जिंक की बात करें सीरीज में, पहले देखो जिंक आ गया, उसके बाद कॉपर डिस्कस करते हैं। कॉपर खा रहा है और नीचे गए उनके यहाँ पे, यानी कि से काफी नीचे आ रहा है, जिंक से काफी नीचे आ रहा है, तो एनोड कौन बनाएगा, जिंक, और कैथोड कौन बनाएगा, कॉपर। आई बात? चलो इसी की बात नहीं, और भी कोई को डिस्कस करना पड़े, कभी देखना पड़े, तो आप इसमें से आराम से डिस्कस कर सकते हो। कभी कभी क्रोमियम का और केस आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे क्रोमियम किससे ऊपर आता है, Fe से ऊपर आता है क्रोमियम। तो इस तरीके से क्रोमियम और Fe का भी पर लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे क्रोमियम की छड़ है और यहाँ पे किसकी है, Fe की, तो इसमें कौन ऊपर आ रहा है, क्रोमियम ऊपर आ रहा है, तो क्रोमियम क्या बनाएगा, एनोड, और ये क्या बनाएगा आपका कैथोड। इस तरीके से आप समझ पाते हो आराम से कि कौन एनोड बनाने वाला है, कौन कैथोड बनाने वाला है। चलो ये बातें क्लियर हो गई। देखो कुछ एक और भी है टर्म्स, उनकी बात भी कर सकते हैं, लेकिन अब चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। उनमें से बेसिक सेल जो आपका है, जो आप कहते हो गैल्वेनिक सेल, उसको डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या होने वाला है। चलो ठीक करते हैं, जाओ भाई। अपन कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं दो ही, कि सेल जो होते हैं, सेल वो दो टाइप के होते हैं। पहला केमिकल सेल, और दूसरा अपन का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ये बात। तो अपन यहाँ पे कहते हैं इसका जो सबसे शानदार एग्जांपल होगा तो गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल, इसके दो नाम और भी होते हैं। गैल्वेनिक सेल को अपन डैनियल सेल बोलते हैं और वोल्टियर सेल भी इसको लोग बोलते हैं। ठीक है, इनके भी एग्जांपल, तो इनमें कोई खास एग्जांपल नहीं होता है। इसमें तो क्या होता है कि अपन एक कंटेनर बीकर लेते हैं, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिस किसी का भी अपन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता है, उसको उसमें डालते हैं वाटर फॉर्म में, वाटर सोल्यूशन फॉर्म में, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर कोई नाम नहीं देते अपन लोग। ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, एक छोटी सी बात और रह गई, वो भी बता देता हूँ। एक इसमें वर्ड आएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम आने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अपन कहते हैं वो सब्सटेंस जिनका जो मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और ये भी बात कह देते हैं अपन, दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, आंशिक रूप से आयोनाइज होते हैं। और एक बात और सुनना कि क्योंकि ये आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, मोल्टन स्टेट में, तो इसीलिए वो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लोग लगाते हैं तो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। चलो ठीक है, अब अपन मेन टॉपिक बात है केमिकल सेल का। केमिकल जो सेल थे उनका एक बेस्ट एग्जांपल था गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को बताने वाले हैं, आओ। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, तो देखो गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बड़ी शानदार स्ट्रक्चर है। क्या होता है इसमें, देखिए एक बार ध्यान से, फिर मुझे भी बताया कि मजे आए नहीं आए बनाने में। देखो इसमें याद करने का, रटने का जैसे कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने का जो होता है। मैं कहूँगा दो बीकर लेने, अपन कैसे, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अपन ने बीकर लिया, चलो ठीक है, इस अलग से लेते हैं। अपन ने ये एक बीकर लिया, ठीक है, चलो आओ, ये बीकर अपन ने लिया, ये लो। और बीकर के अपन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर रहे हैं अपन लोग। इसका भी बात करते हैं, पहले भर देते हैं। ये लो, मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है, किसका, ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसके अंदर अपन लोग इलेक्ट्रोड फिट करेंगे। इलेक्ट्रोड किसका होगा, वो बात कर लेते हैं, आ जाओ। ये लो, ये मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल दिया है। एक थोड़ा क्या अच्छा लगेगा अपन को बनाने में, फिर ये इलेक्ट्रोड हो गया आपका, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड है किसका, ये इलेक्ट्रोड है जिंक का, और ये किस तरह बात करेगा, एनोड की तरह आपका वर्क करता है। फिर उसके बाद वही बात करते हैं दूसरी, एक दूसरा बीकर लेते हैं आप लोग। ये लो, आप लोगों ने एक दूसरा बीकर लिया, ठीक है,
और इस बीकर में भी आप लोग एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरोगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा वो। चलो पहले सॉल्यूशन भर देते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलो आओ, ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो किसका है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और इसके अंदर भी अपन लोगों ने एक इलेक्ट्रोड फिट किया हुआ है, वो इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का। बिल्कुल सही, किसका है, कॉपर का। इसके अंदर अपन लोगों ने इलेक्ट्रोड लगाया है। आ जाओ, ये किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। और ये जो है किस तरह काम करेगा, कैथोड, कैथोड की तरह वर्क करता है। फिर अपन कहते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों को संयोजन तार, जो अपना नॉर्मल जो वायर होता है उससे लेकर के विभव मापी पोटेंशियोमीटर से अपन इसको जोड़ देते हैं। अभी आपका सर्किट देख रहे हो आप लोग, कंप्लीट नहीं हुआ है सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपन इसमें लवण सेतु साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। लोग अलग कलर से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये लो, इसमें अपन लोगों ने एक उल्टे यू आकार की जो नलिका है, कांच के नलिका, वो लगाया है। इसके अंदर क्या फिल होता है वो भी ध्यान सुन लेना। इसके अंदर एगार एगार जो जेल है, थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। इसके अंदर अगार अगार जेल से, अगार अगार जेल में अक्रिय विद्युत अपघटन लेंगे अपन लोग। KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है। तो कोई भी अपन लोगों ने कहा अक्रिय विद्युत अपघटन भरा अगार अगार जेल में बना हुआ, तो अपन ने कहा अगार अगार जेल में, जेल में अपन ने कहा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया अपन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कौन का हो सकता है, KCl का हो सकता है, KNO3 का हो सकता है, K2SO4 का हो सकता है। तो ये अपन ने भरा। और ये जो उल्टे यू आकार की जो कांच की नलिका है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। ठीक है, ये बात है तक की। और इसके ये जो मुंह है, इस पे आपको लोग ग्लास कॉटन कांच की रुई लगा देते हैं बेटा। अब ये जो आपकी डिवाइस तैयार हुई है, जो इसको अपन लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं अपन लोग गैल्वेनिक सेल। ये जो डिवाइस आपकी कंप्लीट हुई है उसको क्या नाम देने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल। चलो ठीक है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर अपन वापस से डिस्कस कर ले। गैल्वेनिक सेल की संरचना अपन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए भाई। सबसे पहले एक बीकर लिए, बीकर के अंदर ZnSO4 का विद्युत अपघटन भरा, उसके अंदर फिर अपन एक इलेक्ट्रोड फिट किया। इसका Zn का एक किस तरह का काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। दूसरा अपन ने बीकर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा, उसके अंदर अपन इलेक्ट्रोड लगाया किसका, कॉपर का। एक इस तरह करता है, कैथोड की तरह वर्क करता है। दोनों को संयोजन तार की सहायता से किससे जोड़ दिया, पोटेंशियोमीटर से विभव मापे जोड़ दिया। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपन यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगा दिया। साल्ट ब्रिज में क्या है, उल्टे यू आकार की कांच की नलिका है, उसके अंदर एगार एगार जेल में फॉर्म हुआ किस किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका, KCl का, KNO3 का, K2SO4 का हो सकता है बेटा। इनर्ट अपन कह रहे हैं, क्यों कहेंगे, बात करेंगे अपन लोग इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो डिवाइस तैयार होता है उसका अपन लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल अपन इसको नाम देते हैं। अब देखो इसकी वर्किंग प्रोसेस अपन बात करेंगे, उससे पहले एक बात कर ले, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो ये साल्ट ब्रिज होता है ना, सॉरी इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल में जो साल्ट ब्रिज होता है वो क्या काम करता है, तो अपन कहते हैं वर्क ऑफ साल्ट ब्रिज। इसकी बात करते हैं तो 3 ही काम करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बताओ सही में क्या बात है, चलो बताता हूँ, देखो सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, साल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है, रोकता है, सेपरेट करता है दोनों को। अपन पहली बात का पहला काम, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशनों को मिलने से रोकता है, मिक्स होने से रोकता है, सेपरेट करता है। दूसरी बात हम कहते हैं सर्किट को कंप्लीट करता है। तो दूसरी बात भी आपकी कि इट्स कंप्लीट द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, दूसरी बात अपन के दोनों जो है वो उसके नाम से इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को मिलने से रोकता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। और तीसरी बात, जो विद्युत अपघटन जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उनमें विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन कैसे करता है, बात करेंगे आप लोग इसकी। यहाँ तक की बात क्लियर बताओ, बोलो आया, हाँ भाई बोलो आया, चलो ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, इसके अंदर ZnSO4 का है, तो ZnSO4 तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो टूट जाएगा कैसे, Zn+2 और किसमें SO4-2। ऐसे यहाँ पे कौन मिलेगा, Cu+2 और कौन मिलेगा अपन को साथ में, SO4-2। क्लियर बात है यहाँ तक की। चलो इसकी वर्किंग प्रोसेस का हम कर देखते हैं कैसे क्या वर्क करता है। तो एक बार देखें, मैं देखो नीचे तो जगह है नहीं,
ऊपर इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, और ऊपर सेल भी अपन को मिटाना नहीं है, साल्ट ब्रिज हम नीचे नहीं देते हैं। ये लो साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखो सुनना, अपन का प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं की बात करें अपन लोग, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी एनोड पर क्या रिएक्शन होती है उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं। तो आ जाओ लिख देते हैं रिएक्शन ऑन एनोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एनोड है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों बोला मैंने, बोला केमिकल सेल में एनोड जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। चलो ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। अपन कहा एनोड पर रिएक्शन, और मैंने एक बात पहले कह चुका स्टार्टिंग में, ध्यान करो मैंने आपको बताया अभी अभी कि एनोड क्या होता है। अपन कहा वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिमूव होता है, निकलता है। अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे इस रोड के अंदर ये जो एटम है इस प्योर Zn के, समझना ध्यान से, ये एटम किसके प्योर Zn के और ये एटम किसके Zn+2 के है। अब इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने की बात आ रही है। और मुझे एक बात बताओ आप लोग, जब इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने की बात आएगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है या फिर Zn+2? हाँ बताओ, बिल्कुल सही कि Zn+2 तो पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके अंदर, तो Zn+2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा, Zn जो नॉर्मल है वो वाला, और ये Zn इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेगा। तो अगर नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते इसके पास भाइटम कोष में, एक्सटर्नल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रिमूव करता है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। कैसे, Zn होता है सॉलिड और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया और क्या बना लिया, Zn+2 एक्वस, ठीक है। बात रख के साथ में क्या मिलेगा मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसलिए इसमें प्रोसेस को क्या कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन अपन इसको कह देते हैं। आई बात है तक की ये प्रोसेस क्या हुई पता चला। चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ की बात करें उसको बस प्रोसेस पूरी समझाऊं कैसे क्या हुआ। अपन दूसरी बात करते हैं रिएक्शन और कैथोड, रिएक्शन ऑन कैथोड। तो कैथोड की रिएक्शन की बात कर लेते हैं अपन लोग। देखो ध्यान सुनना, कैथोड की बात करें, कैथोड, और कैथोड पे अपन क्या, कैथोड उस इलेक्ट्रोड कहते हैं जिस पर रिडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। रिडक्शन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो ध्यान सुनना कि यहाँ पे 2 प्रकार के एटम होंगे अपने पास, इसके अंदर तो कौन है, केवल के ऊपर, और इसके अंदर बाहर कौन है, Cu+2, कौन है अपने पास बाहर में, Cu+2। इलेक्ट्रॉनों को ये जुड़ने की बात है तो बताओ कॉपर में जुड़ेगा, कॉपर+2 में जुड़ेगा, बिल्कुल हाँ, उसी में ही इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। कौन में जुड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, कॉपर+2 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, जुड़ करके क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आज बात करते हैं, देखो ये आपका आ गया कॉपर+2 एक्वस, कॉपर+2 एक्वस, और यहाँ पे इसने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले थे उन 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण किया, गेन किया, और गेन करके होना कॉपर सॉलिड, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो उसने अपने क्या कह दिया, इसको रिडक्शन अपन इसको कह दिया, ठीक है। बात फिर अपन लोग ना ये भी कहते हैं, एक वर्ड आता है कुल सेल अभिक्रिया। तो अपन कहते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो अभिक्रिया होती है कंप्लीट रूप से इसको क्या कहते हैं, कुल सेल अभिक्रिया। तो देखो ऊपर ध्यान देख लो, इसको थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है तो अपन इसको मिटाना भी नहीं तो मिटा देते, क्योंकि इसमें मुझको और समझाना है, ठीक। तो देखो इसको ये जो एरो है इसके इधर का एक तरफ इधर का एक तरफ जोड़ के लिख दो, कुछ सेम मिले तो उसको काट दो, सही बात है। तो इधर ये दोनों एक जगह लिखना जोड़ के, ये दोनों, और मगर इधर इधर कुछ सेम मिलता है तो उसको काटते हैं। सॉरी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये सेम मिल रहे हैं, मैंने इनको काट दिया, बाकी सब जोड़ देता हूँ। देख क्या ये आपको मेरे पास आ रही है नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन आ रही है मेरे पास। देखो यहाँ पे क्या है, Zn सॉलिड प्लस में आपके पास क्या है, Cu+2 एक्वस, ठीक है, और Cu+2 एक्वस, ये लगाया आपने, और आपके पास इधर क्या गया, Zn+2 एक्वस, ठीक, और साथ में क्या है, कॉपर सॉलिड। तो ये आपकी क्या आती है, नेट सेल रिएक्शन निकल के आती है। तो ये तो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं की बात हो गई, कुल सेल अभिक्रिया की बात हो गई। साथ में बात करते हैं इसमें क्या हुआ, सेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखो समझना ध्यान से कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक जो Zn+2 बाहर निकलता है, Zn बाहर निकला, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया और क्या बना, Zn+2 के फॉर्म में आया। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो थे 2 इलेक्ट्रॉन, वो इस इलेक्ट्रोड के से यहाँ से होते इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर सर्किट से होते हुए और ये आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। आई बात है तक। उसके बाद ये यहाँ से आवाज देते हैं, अरे भाई किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आ जाओ, इसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आ जाओ, और फिर ये
राजी हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनों को देख करके, तुरंत इधर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, गेन करके यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं। आ रही बात, यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं Cu+2 करके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हुआ, चिपकने लग गए, चिपकने लग गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे Cu+2 क्या हो गया, Cu+2 यहाँ पे से इस पे चिपकने लग गया जिससे, और न्यूट्रल होने लग गया। यहाँ पे अपन बात करें इसके फलस्वरूप, यहाँ पे तो माइनस चार्ज बढ़ने लग गया, उधर क्या बढ़ने लग गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया, क्योंकि इसमें से +2 बाहर निकल के आ रहा है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए देखो सुनना ऐसे, इसके अंदर जैसे अपन ने ये भरा, तो ये SO4 को, SO4 यहाँ से ऐसे कह दो, ये SO4 यहाँ से होता हुआ एक्स्ट्रा वाला यहाँ से होता हुआ, इसमें से होता हुआ बाहर आएगा, और ये Zn+2 के साथ में रिश्त करके क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। आई बात, ZnSO4 बना लेगा। इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आपकी क्या बनी रहती है, मेंटेन रहती है। आई बात। और अपन ये कह दो, अगर मान लो इस अपन अलग लिया, तो ये प्लस माइनस ये जो दूसरे हैं ये जाएंगे, जाकर के इसमें आयनों की फॉर्म में क्या रहेंगे, बने रहेंगे, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी करे कंप्लीट मेंटेन रहे। एक बात तो सुना, रिएक्शन से इस ये वाली जो छड़ है ये घटती जाती है, इसका साइज ये डिक्रीज होती है, ये झड़ती है, इसका अक्षय होता जाता है, और ये जो छड़ है इसका साइज इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। आई बात। तो इस तरीके से अब देखो वे कैसा हुआ कि आधा जो सर्किट है ये ऊपर वाला वायर वाला, इसमें तो इलेक्ट्रॉनों ने अपना काम किया। आई बात। दूसरे वाले में कौन करता है, ये माइनस नेगेटिव चार्ज वाला है, इधर से इधर जाते हैं, और यहाँ पे जाकर के इसको क्या कर देते हैं, चिपक जाते हैं, कुछ इधर से आता है, कुछ इधर से जाता है। तो यहाँ पे अपन ने कहा ये जो नीचे वाला सर्किट है वो कौन पूरा करता है, आयंस पूरा करते हैं, ऊपर वाला कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स पूरा करते हैं। आई बात। और अपन कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से निकल करके इस पे जा रहे हैं। अब एक बात सुनना, अगर जिंक पे माइनस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता, समझना था, अगर जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता, और इन इलेक्ट्रॉनों को दूर नहीं जाने देता। आ रही बात, इन इलेक्ट्रॉनों को दूर नहीं जाने देता। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं दूर, यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और प्रतिकर्षित कब होगा, जब इस पे क्या चार्ज होगा, माइनस चार्ज। इस तरीके से इस पे एनोड पे हमेशा क्या आता है, माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर दूर जाते हैं, इस पे आते हैं क्योंकि अट्रैक्ट होकर के, इसलिए इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आपका होता है। इस तरीके से आपने देखा इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया आपने देखी। चलो ठीक है, ये यहाँ पे आपका इसका काम कंप्लीट हुआ। एक दो बातें और कहते हैं अपन लोग इसमें साथ में, क्या देखो सुनना ध्यान से, थोड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पे जगह बच रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या देखो, एक बात सुनना कि एक बात बताओ मुझे, मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझाई गैल्वेनिक सेल की, इस प्रोसेस के अंदर क्या अपन ने इसमें बाहर से बैटरी से कोई एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट अपन ने इसमें फ्लो कराया, विद्युत धारा प्रवाहित कराई है? नहीं, अपन ने नहीं कराई। तो अपन कहेंगे स्वतः प्रवर्तित स्पॉन्टेनियस की बात करें, स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो अपन कहते हैं कि जो केमिकल सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक बात। और दूसरी बात अपन लोग कहते हैं कि यदि अपन कहें कि दोनों, हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट, कि ये जो सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो किसके लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे 1 m 1 मोल प्रति लीटर वाले, ये भी किसका लेंगे 1 m 1 मोल प्रति लीटर शांत वाले अपन लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन काम में लेते हैं। तो अपन कहते हैं यदि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल जो है, 1 मोल प्रति लीटर है विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है, तो इस स्थिति में इसका जो क्या नाम है सेल विभव प्राप्त होता है, जो इसका सेल पोटेंशियल जो अपन को मिलेगा होगा 1.10 वोल्ट, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन इसको बोलते हैं बेटा। हाई बात है तक कि चलो ठीक है। इसमें आप देखो 2-3 वर्ड और आने वाले हैं छोटे छोटे से, अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है बात, एनोड सेल अभिक्रिया, कैथोड सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया, वो तो मैंने आपको बात कर दी, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो सुनना ध्यान से, क्या देखो सुनना, ये जो आपका केमिकल सेल, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक इधर का और एक इधर का। तो यहाँ पे एक वर्ड आया अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया यानी कि हाफ सेल रिएक्शन, है ना। तो अब देखो सुनना, हाफ सेल मतलब इधर का, हाफ सेल मतलब इधर का। तो अपन कहते हैं एकल इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कह देते हैं। और यदि उस इलेक्ट्रोड पर
ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो अपन कह देते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया या एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया, और कैथोड पर होती है तो अपन क्या कहते हैं कैथोड अर्ध सेल अभिक्रिया या रिडक्शन अर्ध सेल अभिक्रिया। और एक दूसरा वर्ड आता है टोटल सेल रिएक्शन है नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया, उसको अपन क्या कहते हैं कि किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली जो अभिक्रिया है उनको सामूहिक रूप से अपन लोग क्या नाम दे देते हैं, उनको अपन लोग सामूहिक रूप से नाम देते हैं कुल सेल अभिक्रिया। आई बात है तक की? चलो ठीक है बेटा, अब ये आपका ये आज जो है ये गैल्वेनिक सेल का जो टॉपिक है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से आप स्टडी करें और मुझे बताएं कि ये जो आपने सेल समझा उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। कमेंट करें और लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।